दोस्तों, एक नौजवान औरत जो 3 सालों से विधवा थी, लेकिन वो दिन रात ना जाने किससे मोबाइल फ़ोन पर बातें किया करती थी। दोस्तों, वो औरत दिन में तो विधवा रहती थी, लेकिन आधी रात को वो सुहागन की तरह सजती थी, संवरती थी और ना जाने किस इंसान से पूरी रात वीडियो कॉल पे बात करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो औरत आधी रात को वीडियो कॉल पे सुहागन के भेष में किसी से बात कर रही होती है। तभी उसका ये कारनामा एक तीसरा इंसान देख लेता है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचता रहे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता रहे और लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं और कहानी पूरी विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है जिसका नाम होता है गोंडा ज़िला। और गोंडा ज़िला कोतवाली क्षेत्र में एक गांव आता है जिस गांव का नाम होता है बेसिया चैन। दोस्तों, ये कहानी उसी गांव की है जहां पर एक गुड़िया नाम की लड़की होती है जिसकी शादी रामकरण नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है, जो व्यक्ति बेसिया चैन का रहने वाला होता है। दोस्तों, कुछ दिनों तक रामकरण और गुड़िया का वैवाहिक जीवन अच्छे से चलता रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद परिवार में झगड़ा लड़ाई होने लगता है। दोस्तों, रामकरण 4 भाई होते हैं, उसके 3 भाई और होते हैं और उसके पिताजी होते हैं और उसकी माँ होती हैं, उसकी भाभियाँ होती हैं। परिवार एक अच्छा खासा परिवार होता है, सब लोग अच्छी खासी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक दिन गुड़िया रोते बिलखते हुए थाने पहुंचती है और थानेदार से आपसे कहती है कि साहब, मेरे परिवार का मर्डर हो गया है, मेरे पति का मर्डर हो गया है, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वहाँ के जो थानेदार साहब होते हैं वो गुड़िया को शांत करवाते हैं किसी तरह से। जब गुड़िया शांत हो जाती है तो थानेदार उससे पूरी बात और पूरी सच्चाई और पूरी घटना के बारे में पूछते हैं। तब गुड़िया बताती है दोस्तों कि मेरे परिवार वालों ने, मेरे 3 देवर और जेठ और मेरे एक ससुर ने मिलकर मेरे पति को मार डाला है और पूरा जायदाद अपने नाम करना चाहते हैं। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद थानेदार साहब, क्योंकि हत्या का मामला होता है, वो बताती है कि मेरे पति को उन लोगों ने मार डाला है और उसकी लाश को ना जाने कहाँ पर छुपा दिया है। थानेदार साहब तुरंत एक्शन में आते हैं और अपनी टीम को लेकर बेसिया गांव पहुंच जाते हैं। दोस्तों, गुड़िया कहती है कि सभी परिवार वाले पूरी जायदाद लेना चाहते हैं और जब मेरे पति ने इन सब का विरोध किया तो उन चारों ने मिलकर उनको मार डाला और उनकी लाश को ना जाने कहाँ पर छुपा दिया। मैं ढूंढ रही हूँ, उनको खोज रही हूँ, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं और मेरी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। वो मुझे भी मार डालना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी तरह से अपनी जान बचाकर आप तक पहुंची हूं और आपसे गुहार लगा रही हूं, कृपया मेरे पति को ढूंढ दीजिए, उसकी लाश को ढूंढ दीजिए और उन हत्यारों को सलाखों के पीछे डालिए। दोस्तों, गुड़िया का दर्द थानेदार साहब को बर्दाश्त नहीं होता है और वो तुरंत अपनी टीम को लेकर बेसिया चैन गांव पहुंच जाते हैं और उन चारों लोगों को हिरासत में ले लेते हैं जिन लोगों का नाम गुड़िया ने थाने में बताया था। और उन चारों को लेकर वो थाने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जब उन चारों को लेकर थानेदार साहब थाने पहुंचते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम लोगों ने रामकरण को क्यों मारा और उसकी लाश को कहाँ छुपा के रखा है, तो उन लोगों का कहना सिर्फ एक होता है दोस्तों कि साहब, भला हम लोग अपने भाई को क्यों मारेंगे और क्यों उसकी लाश को छुपा देंगे। जिस इंसान ने, जिस लड़की ने, जिस औरत ने ये आके आपको बताया है, उसी से आप एक बार पूछ लीजिए। शायद ये पूरा कारनामा और शायद ये पूरा खेल उसी का हो, कुछ साजिश रच रही हो हम लोगों को जेल भिजवाने का या कुछ और करने का। एक बार आप उससे ही पूछ कर देख लीजिए। दोस्तों, गुड़िया इतनी मासूम थी कि थानेदार साहब उसकी मासूमियत को देखकर पिघल गए और उन्होंने सोचा, उनको लगा कि नहीं, ये औरत, ये लड़की अपने पति के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों, उस समय तो थानेदार साहब ने और लोगों ने उन्हीं चारों लोगों को हत्यारा माना, जो 4 लोग, जिन चारों को गुड़िया ने नाम लेके बताया था, और उन्हीं चारों के ऊपर हत्या का केस दर्ज हुआ और उन चारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। और फिर पुलिस आगे की छानबीन करने लगी और रामकरण की लाश की तलाश करने लगी। आखिर रामकरण गया तो गया कहाँ। दोस्तों, एक ही परिवार के 5 लोगों की यह हालत हो चुकी थी। एक लोगों की हत्या का केस दर्ज हो चुका था, एक लोगों की हत्या हो चुकी थी, 4 लोग उसी हत्या के केस में जेल जा चुके थे, जिसकी वजह से पूरा परिवार
सदमे में आ चुका था और पूरा गांव एकदम सन्नाटा छा चुका था। दोस्तों दिन बीतते जाते हैं और जो 4 लोग जेल में बंद होते हैं वो पुलिस वालों से पूछते रहते हैं। जब भी पुलिस वाले उनके पास जाते हैं तो पूछते रहते हैं, क्या हुआ साहब, रामकरण की लाश मिली कि नहीं मिली, उसके बारे में कुछ बताइए ताकि हमें भी कुछ जानकारी मिले, क्योंकि हमने तो उसकी हत्या नहीं की है। आखिर उसकी लाश है कहाँ, रामकरण गया कहाँ, उसकी हत्या किसने की है। ये बात वो पुलिस वालों से अक्सर पूछते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको यही बताते हैं कि अभी उसकी लाश का कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई जानकारी हो जाएगी हम तुम्हें ज़रूर बता देंगे। दोस्तों केस चलता रहता है, 4 लोग हत्या के जुर्म में जेल चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच गुड़िया जो होती है वो दिन रात ना जाने किस व्यक्ति से वीडियो कॉल बात करती रहती है, फ़ोन पे बात करती रहती है। पूरे दिन दोस्तों विधवा के भेष में रहती है और रात के जब आधी रात के 1 बजते हैं तो वो सुहागिन की तरह सजती है, संवरती है, मांग में सिंदूर लगाती है और वीडियो कॉल ना जाने किससे बातचीत करती है। दोस्तों इस बात को गुड़िया की देवरानी और जेठानी थाने में जाकर थानेदार साहब को बताती हैं कि साहब उसका पति तो इस दुनिया में नहीं है, उसके पति के हत्या के रूप में हमारे पति जेल में है, लेकिन वो ना जाने किससे दिन और रात बातचीत करती रहती है, वीडियो कॉल बात करती है। जब सब लोग सो जाते हैं तब वो ना जाने किससे पूरी रात बातें करती है। दोस्तों सभी लोग एक ही परिवार के होते हैं। जब गुड़िया आधी रात को फ़ोन पे बात करती है तो उसके बगल में जो रूम सटे होते हैं, कमरे सटे हुए उसकी देवरानी उसकी जेठानी की, तो उसकी आवाज़ उनके कमरों तक जाती है और वो उसकी आवाज़ों को सुन लेती हैं और उन लोगों को गुड़िया के ऊपर शक होने लगता है कि आखिर ये रात भर किससे बातचीत करती रहती है। दोस्तों उसके घर की जो औरतें होती हैं गुड़िया को देखने लगती हैं उसको कि आखिर ये आधी रात को किससे बातें करती रहती है और किस चीज़ के बारे में बातें करती रहती है जब इसका पति इस दुनिया में नहीं है। इसी बीच दोस्तों एक दिन की बात है, रात के करीब 2 बज रहे थे। गुड़िया के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया और फिर गुड़िया ने उस फ़ोन को उठाया और बातचीत करने लगी और बातें करते करते दोस्तों दोनों वीडियो कॉल बात करने लगे और वीडियो कॉल पे ही उसने अपना विधवा का जो पूरा लिबास था, जो कपड़े थे वो निकाल दिए और फिर वो एक सुहागिन की तरह सज गई, सिंदूर लगाया और एकदम अच्छे से सुहागिन के जोड़े में हो गई और फिर पूरी रात उससे बातचीत करने लगी। लेकिन दोस्तों उसकी जेठानी तो कुछ दिनों से उसको देख रही थी, वो उसकी खिड़की के रास्ते से उसे उस रात को देख रही थी, लेकिन दोस्तों वो ये नहीं देख पाई जो सामने वाला व्यक्ति था वीडियो कॉल पे बात करने वाला, वो व्यक्ति कौन था। उसके फ़ोन में उसका एक भी फ़ोटो नहीं दिखा उसको, क्योंकि खिड़की के रास्ते से थोड़ा अंधेरा था, तो मोबाइल में जो सामने वाला व्यक्ति था उसकी जेठानी उसे नहीं देख पाई। दोस्तों ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद उसकी जेठानी थाने जाती है और थानेदार साहब से कहती है कि साहब हमारे पति तो जेल में हैं और हत्या के रूप में जेल काट रहे हैं, लेकिन जो गुड़िया है ना जाने किससे पूरी रात वीडियो कॉल पे बात करती है और साहब दिन में वो विधवा रहती है लेकिन रात को सुहागन के रूप में आती है, सुहागन के जोड़े में होती है और ना जाने किस इंसान से पूरी रात बात करती रहती है। मुझ पे रहम खाइए साहब और एक बार इस केस की फिर से जांच कीजिए ताकि मेरे पति बाहर आ सके और इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ सके। दोस्तों गुड़िया की जेठानी के कहने पर थानेदार साहब गुड़िया को थाने बुलाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम पूरी रात वीडियो कॉल पे किससे बातें करते रहते हो, तुम्हारा तो पति इस दुनिया में नहीं है। इतनी बात जब गुड़िया सुनती है तो थानेदार साहब से कहती है कि आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हैं, उसके पर्सनल लाइफ की बात करके उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों जब गुड़िया इतना कहती है तो थानेदार साहब चुप हो जाते हैं और गुड़िया को वहाँ से उसके घर भेज देते हैं। उसके बाद दोस्तों ये केस एकदम ऐसा हो जाता है कि थानेदार साहब भी अपने आप को परेशान हो जाते हैं और वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं गोंडा ज़िले के, थानेदार साहब उनके पास जाते हैं और उनको ये पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं सर ऐसी बात है, वो लड़की पूरे दिन विधवा के भेष में रहती है और रात के 12 बजे ना जाने किस इंसान से वीडियो कॉल पे बात करती है, सुहागिन के भेष में बात करती है, सिंदूर लगाती है, चूड़ियाँ पहनती है। उसके घर वाले उसके इस चीज़ से परेशान हैं और उनको शक है कि उसका पति जिंदा है और फिर वो ना जाने किस इंसान से बात करती है। वो जानना चाहते हैं, आप ही बताइए इस केस में आगे क्या किया जाए।
दोस्तों जब इतनी बात एसपी साहब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि उस औरत का नंबर लो और उस औरत का नंबर ट्रेस करो, लोकेशन पे डालो कि आखिर वो औरत किस इंसान से पूरी रात बात करती है और कहाँ से वो कॉल आते हैं और वो कॉल करने वाला इंसान कहाँ पे रहता है। दोस्तों गुड़िया का नंबर ट्रेस कर लिया जाता है और ट्रेसिंग में पता चलता है कि वो जिस इंसान से बात करती है वो इंसान एक गुजराती है। दोस्तों पुलिस की टीम छानबीन करने के लिए उस इंसान की खोज करने के लिए गुजरात पहुंच जाती है और लोकेशन के माध्यम से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो इंसान रहकर काम कर रहा होता है। दोस्तों जब पुलिस वाले उस इंसान को देखते हैं, जिस इंसान का नंबर ट्रेस करते हैं, लोकेशन ट्रेस करते हैं, जिस इंसान को पकड़ने वो गुजरात पहुंचते हैं, जब पुलिस वाले उस इंसान को देखते हैं तो उस इंसान को देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों वो इंसान कोई और नहीं होता है, वो इंसान वही होता है जिसके हत्या के जुर्म में उसके 3 भाई और उसका एक पिता जेल की हवा काट रहे हैं और उसके बाद उसकी पत्नी विधवा का रूप रखकर पूरे गांव में घूमती है और अपने पूरे परिवार को परेशान कर रही है। वो देखते हैं दोस्तों कि जिस रामकरण की हत्या के जुर्म में लोग जेल काट रहे हैं वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वही रामकरण बेसिया चैन गोंडा जिले का रहने वाला होता है। दोस्तों पुलिस रामकरण को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद गुजरात से गोंडा लाती है और गोंडा थाने से ले जाकर उसके गांव बेसिया चैन पहुंचते हैं। जब उसके गांव वाले रामकरण को देखते हैं तो वो लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं दोस्तों कि जब ये लोग अपने परिवार को धोखा दे सकते हैं तो ये तो किसी के भी साथ धोखा कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं जब रामकरण जिंदा था तो फिर उसकी पत्नी ने विधवा का भेष करने का नाटक क्यों किया और फिर अपने परिवार को हत्या के रूप में जेल क्यों भिजवाया। दोस्तों जब उसकी पत्नी गुड़िया और रामकरण दोनों को हिरासत में लिया जाता है और थाने ले जाकर पूछताछ किया जाता है तो उन लोग बताते हैं कि हम लोग पूरे परिवार को जेल में डालकर और उन लोगों को परेशान करके पूरी जायदाद और जो घर का सामान था पूरा अपने नाम करना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ किया। दोस्तों पुलिस को गुमराह करने और पूरे परिवार को इस तरह से परेशान करने के जुर्म में पुलिस गुड़िया देवी और उसके पति रामकरण को हिरासत में लेती है और उसको उन दोनों को जेल में डाल देती है। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने परिवार को कष्ट ना दें, उनको ऐसी स्थिति में ना डालें ताकि आपका परिवार दुखी रहे और अपने हित के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। दोस्तों गुड़िया देवी ने जो ऐसा किया, अपने परिवार को परेशान किया और अपने हित के लिए दूसरे की ज़िंदगी को खतरे में डाला, उन्हें जेल करवा दिया जिससे उसकी सज़ा मिली। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।